स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस में। तो आज की क्लास में प्रैक्टिस सेट यानी अनसॉल्व पेपर सेट 3 जिसका कोड है 347 WB का अगला प्रश्न नंबर 4 और प्रत्येक प्रश्न है आपका 3 नंबर का। और जो भी आपके सिलेबस में है वो उस पेपर को हल करेंगे, बाकी सभी क्वेश्चन को छोड़ देंगे जो भी रिड्यूस कर दिए गए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में, और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएं। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में चलेगा प्रश्न 4, प्रत्येक खंड 3 अंक का है, जिसमें खंड दिए गए का, खा, गा और घा। और यह भी देखना है कि कौन सा प्रश्न आपके सिलेबस में शामिल है और कौन सा नहीं है। जो शामिल नहीं है उसको हल नहीं करेंगे और जो शामिल है उसको हम हल कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पायरोल्यूसाइट से पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधियां, यानी कि डी ब्लॉक में जो K2Cr2O7 का टॉपिक है और दूसरा है KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। इन दोनों टॉपिक को हटा दिया गया है, तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व नहीं करना है। पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट डी ब्लॉक में 2 टॉपिक रखे गए हैं, जो कि क्रोमियम और मैग्नी धातु जो डी ब्लॉक की आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट यौगिक बनाती है, जिसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट एक ऑक्सीकारक एजेंट होता है प्रबल, और पोटेशियम परमैंगनेट भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो पायरोल्यूसेट से आपको पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधियों का वर्णन करना था, लेकिन अब ये आपके सिलेबस में इस साल सम्मिलित नहीं है, तो प्रश्न का को सॉल्व नहीं करेंगे। अब आ जाते हैं प्रश्न खा, पढ़ते हैं क्या है। प्रश्न खा में आपका दिया गया है एथिल अमीन बनाने के रासायनिक समीकरण लिखिए तथा निम्नलिखित के साथ इसके रासायनिक अपक्रिया के समीकरण भी लिखिए। फर्स्ट है क्लोरोफार्म को एल्कोहलीय KOH के साथ गर्म करना है, फिर दूसरा है नाइट्रस अम्ल के साथ। तो ये आपका टॉपिक शामिल है जिसका प्रश्न नंबर खा, और यहां पर लिखेंगे हल। पहला प्रश्न 4 और इसको लिखेंगे खा और आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे ANSWER। आंसर को कैसे लिखते हैं? सजाकर ऐसे लिखें। आंसर को लिखेंगे, या फिर हिंदी में लिखना चाहते हैं तो आप उत्तर लिखिए, उत्तर। बस प्रश्न आपको नहीं लिखना है। सबसे पहला क्या है? एथिल अमीन बनाने की विधियां लिख लेंगे, थोड़ी सी हेडिंग, एथिल अमीन बनाने की विधि। तो सबसे पहले लिखेंगे नंबर ए पॉइंट कार्बिल अमीन, लिखेंगे एल्केना, यानी कि एथिल अमीन है तो एथेना माइड द्वारा कोष्टक में लिख देंगे कार्बिल अमीन अभिक्रिया। ये कार्बिल अमीन अभिक्रिया होती है, तो इतने कार्बन लेंगे कि एल्केनामाइड हमारा बन जाए, यानी कि एथिल अमीन बन जाए। तो लिखेंगे CH2H5 CONH2। ये आपके कार्बन टोटल गिन लेंगे तो कितने हैं कार्बन? एक कार्बन यहाँ है, 2 यहाँ, तो टोटल कार्बन हो जाते हैं 3। तो इसको हम बोलते हैं प्रोपेनामाइड। सॉरी, यहाँ पर एथेनामाइड लिख दिया, यहाँ पर प्रोपेनामाइड लिखना चाहिए था। प्रोपेनामाइड द्वारा, तो यहाँ पर प्रोपेनामाइड ये लिख गया है। प्रोपेनामाइड को यदि आप ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में गर्म कर देते हैं तो आपको एथिल अमीन प्राप्त हो जाता है। देखिए कितना हटाना है। ये आपका इतना सा टॉपिक दिया गया है, आपको बस इतना ही हटाना है। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड आप हटा देंगे तो क्या बनेगा? C2H5NH2।
तो C2H5NH2 बनेगा। लेकिन बना कैसे है, ये कारण है सबसे पहले कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड यहां से हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पर आपको 4 का मल्टीपल लगाना होगा। 2 पोटेशियम ब्रोमाइड अलग हो जाएंगे लेकिन 2 पोटेशियम बचे रहेंगे, तो प्लस में लिखेंगे 2KBr हो गया। अब 2 पोटेशियम बचे हैं और 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, तो 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे, बना देंगे 2H2O। लेकिन 2 हाइड्रोजन के साथ बेवफाई कर गए, छोड़ गए। 2 ऑक्सीजन के साथ, सॉरी हाइड्रोजन के नहीं, 2 ऑक्सीजन इस पोटेशियम के साथ और इस कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिल जाती है तो K2, और कार्बन मोनोऑक्साइड को 2 ऑक्सीजन इस यहाँ वाली मिल जाएंगी तो K2CO3 हो जाता है। तो ये एथिलअमीन बन गया, इतना फंक्शन हट जाता है, ये आपस में जुड़ जाते हैं। ये एक विधि हो गई। अगर आपको ये विधि टफ लगती है तो दूसरी विधि देखो, C2H5NO2, इसका नाम है एथिल नाइट्रेट, एथिल नाइट्राइड, एथिल नाइट्राइड का हम अब चयन करा दें किसकी उपस्थिति में, SN और HCl की उपस्थिति में। हाइड्रोजन H सिंगल बॉन्ड H डालिए और 2 का मल्टीपल करिए, ये 2 हाइड्रोजन, 2 की जगह पर अब ज़्यादा का करना होगा, 4 का मल्टीपल करिए, 4 नहीं 6, केवल 3 ले लीजिए क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 लगाने हैं तो 3 का, तो 3 दूना 6 हाइड्रोजन है, जिसमें से 4 हाइड्रोजन इसकी ऑक्सीजन को लेकर चले जाते हैं तो बना देते हैं, इसके आगे थोड़ा सा एरो नीचे कर लेते हैं, 2H2O बन गया। एथिल क्या बन गया, जल, और 6, 3 ये है और 3 ये है टोटल। तो अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते तो H2 लिख लीजिए, 3 दूनी 6, 4 हाइड्रोजन ने एक जल बना दिया, दोनों ऑक्सीजन को तोड़ दिया, 2 हाइड्रोजन इसी के साथ ऐड हो जाएंगे तो C2H5NH2 बन जाएगा। एथिल नाइट्राइड का आप चयन कराने पर, और ये अब चयन किसका होता है, SN ऑब्लिक HCl की उपस्थिति में एथिल नाइट्राइड का आप चयन कराएंगे तो हमें एथिल अमीन प्राप्त होगा, और नाइट्रेट है भाई, नाइट्राइड, एथिल नाइट्राइड का आप चयन कराने पर एथिल अमीन प्राप्त होता है और जल अपघटित हो जाता है। ये 2 विधियां हो गई। अब उसके बाद में कह रहा है निम्न के साथ इसकी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण भी लिखिए। सबसे पहला क्लोरोफॉर्म, यानी कि ये आपकी हो जाती है, सॉरी वो वाली थी, ये कार्बिल अमीन अभिक्रिया नहीं होती, कार्बिल अमीन तो नीचे वाली होती है, ये तो एथेनामाइड है, ठीक है, ये प्रोपेनामाइड द्वारा अभिक्रिया होती है, कार्बिल अमीन अभिक्रिया नीचे वाली है, ये कार्बिल अमीन अभिक्रिया होती है। किसको लिखना था, किसको लिख दिया, कोई बात नहीं, इतनी बड़ी कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रोपेनामाइड का हम ब्रोमीनीकरण पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तो एथिलअमीन प्राप्त होती है, और एथिल नाइट्राइड का आप चयन किसके साथ करा देते हैं, 10 और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, तो एथिलअमीन प्राप्त होती है और जल पृथक हो जाता है। एक विधि की जगह 2 विधियां दे दी। अब आ जाते हैं इसके रासायनिक गुण, तो यहाँ पर रब करते हैं, ये बनाने की विधियां दोनों नोट कर लें और आगे चलते हैं। तो अब इसको रब करने के बाद में आपका आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया है, तो फर्स्ट लिखेंगे आप यहां पर, फर्स्ट CHCl3 तथा एल्कोहलीय KOH से अभिक्रिया, ये कार्बिल अमीन अभिक्रिया होती है। वो लिख गए, पता नहीं क्या बात थी, कार्बिल अमीन अभिक्रिया, यह आपकी कार्बिल अमीन जिसमें क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया करानी होती है। तो एथिल अमीन से अभिक्रिया करानी है इसकी, इसको करते हैं एथिल अमीन के साथ में क्या लिखेंगे, C2H5 और लिखेंगे NH2, C2H5NH2, और इसको क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस KOH के साथ गर्म करते हैं और जो भी आपका कंपाउंड बनेगा उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं 2 हाइड्रोजन ये है, तीसरा ये
और यहाँ पर ये 3 क्लोराइड तोड़ने के लिए ये हम 3 KCl को बाहर कर देते हैं। सबसे पहला देखिए एरो आपको सामने लगाना होगा, जगह नहीं है तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका बन जाएगा 3 KCl प्लस इधर भी और ले लेते हैं। 2 हाइड्रोजन ये, इसे मिलाकर 3 और 3 हाइड्रोजन ये है क्योंकि 3 का मल्टीपल है। 3 और 3 6 हाइड्रोजन, इन 3 ऑक्सीजन को हटा देंगे तो 3H2O बन जाएगा। अब बचा केवल C, वो नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा तो आपका बनेगा C2H5N ट्रिपल बॉन्ड C। इसका मतलब है एथिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड, इसे आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहते हैं। कार्बिल अमीन अपक्रिया को आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहते हैं। उसके बाद में आ जाता है HNO3 से अपक्रिया। नंबर 2 HNO2 से अपक्रिया, HNO2 से अभिक्रिया और क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा बस इतना ही हल करने पर। तो अब अगले लिखते हैं यहाँ पर, तो C2H5NH2 की अपक्रिया आपको करानी है HNO2 के साथ और प्रेजेंस होती है सोडियम नाइट्राइड और HCl की। इसकी प्रेजेंस में जब हम इसको गर्म करते हैं तो ये 2 हाइड्रोजन इसकी 1 ऑक्सीजन को तोड़ देते हैं और बन जाता है जल। क्या बनता है? जल, H2O। अब 1 नाइट्रोजन ये इससे संयोग करती है तो बना देती N2 और ये उड़ जाती है। शेष बचा है एक H और एक OH और प्राप्त होता है आपको एथिल अल्कोहल। तो एथिल अमीन को नाइट्रस अम्ल के साथ सोडियम नाइट्राइड और HCl की प्रेजेंस में जब गर्म किया जाता है तो जल और नाइट्रोजन हट जाते हैं और एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर ख आपका कंप्लीट हो गया। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। जब तक हम रफ करते हैं इसको नोट करिए, अभी थोड़ा सा रफ हुआ है, बस आप नोट करिए और नोट करने के बाद साथ साथ वीडियो को लाइक भी करते रहें, शेयर करते रहें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन सम्मिलित है तो हल करेंगे, नहीं सम्मिलित है तो हटा देंगे। चलिए इसको रफ कर दिया। अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर गा। योगात्मक बहुलीकरण क्या है? यानी कि बहुलकों को हटा दिया गया। नायलॉन 6,6 यानी 66 और टेफ्लॉन बनाने के विधियों का रासायनिक समीकरण लिखिए, इसके उपयोग भी लिख दिए। यह क्वेश्चन आपका माइनस हो गया है। अब इसके बाद में आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्तिरोधी विसंक्रमणकारी यानी डिफिशियंट के डिजिफिसेकेंट बोलते हैं और इसे बोलते हैं प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स और एंटीसेप्टिक। यानी कि ये चैप्टर आपका है केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, यानी कि प्रतिदिन रसायन का उपयोग, और वो टॉपिक आपका हटा दिया गया, यानी कि ये भी क्वेश्चन माइनस हो गया। अब आ जाते हैं एक ही क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन रिड्यूस वाले मिले हैं इस वाले सेट में, एक योगात्मक बहुलक, एक पूर्तिरोधी, और ये क्वेश्चन हम पिछले सेट नंबर 2 में बता चुके हैं और 4 का ये घा ही क्वेश्चन था। सेट नंबर 2 में से जाकर देख सकते हैं कि पूर्तिरोधी को इसलिए बता दिया था कि आपके दैनिक जीवन में ये उपयोग होते रहते हैं एंटीसेप्टिक। जैसे एंटीसेप्टिक में हमने बहुत सी चीज़ें बताई थी, उसके बाद में प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स यानी कि पैरासीटामोल बताया था, तो वो आपने पढ़ा होगा। अगर जिस बच्चे ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वो जाकर देख ले, आपको पता चल जाएगा कैसे पैरासीटामोल होते हैं। वैसे अगर आपको जानना है तो पैरासीटामोल का हम बता देते, फार्मूला ये होता है पैरासीटामोल NaCH3। ये पैरासीटामोल ऐसे ही हमने फंक्शनल ग्रुप जितने थे और फार्मूले लिख कर बताए हैं, तो इसका तो कोई रीजन ही नहीं बनता है। अब इसको हम बताएं। अब प्रश्न नंबर आ जाता है 5 और 5 का है का प्रश्न, और प्रत्येक प्रश्न है 4 अंक का, और दिया गया अभिक्रिया की आणविकता और कोटि को परिभाषित कीजिए और दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए।
तो सबसे पहले लिखते हैं अभिक्रिया की आणविकता, अलग अलग हेडिंग लिखेंगे क्योंकि अलग अलग बताने में ज़्यादा इंप्रेशन आएगा। अभिक्रिया की आणविकता लिखो। लिखेंगे स्टार्ट, किसी रासायनिक, छोड़ो यहाँ पर आने को तो नहीं है, यहाँ पर आ ही नहीं सकता है, तो स्टार्ट करते हैं नीचे से। ये तो आपकी हेडिंग बन गई है। आ लिखेंगे किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक जिन्हें हम बोलते हैं रिएक्टेंट अभिकारक अणुओं की संख्या अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। क्या कह रहा है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। जैसे हम लिखे A+B, क्या लिखे? A+B, और उत्पाद कोई भी प्रोडक्ट मिले तो अभिकारक अणु कितने भाग ले रहे हैं? 1 2, तो इसकी आणविकता होगी टोटल 2। जितने यहाँ अणु लिखे होंगे प्लस में और गिनती आगे पीछे लगी होगी तो इसकी आणविकता होगी 2। अगर हम लिखे A+2B तो यहाँ पर कितने? 1 और 2 3, तो इसका प्रोडक्ट बनने के बाद आणविकता हो जाएगी 3। अगर हम लिखते हैं AB तो AB एक ही अभिकारक अणु है तो इसकी अभिक्रिया की आणविकता होती है 1। देखिए 1 2 अभिकारक अणु हैं तो 2 आणविकता। यहाँ पर 1 A का है और 2 B के हैं तो इसकी आणविकता हो गई 2। यहाँ पर 1 B एक ही कंपाउंड है तो इसकी आणविकता हो गई 1। तो ये होती है आणविकता। अब लिखते हैं अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि, ये हो गया इसके एग्जाम्पल जैसे। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि, किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की सांद्रता पद की घात अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। की कोटि कहलाती है। क्या लिखा है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की सांद्रता पद की घात अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। सांद्रता परिवर्तन पद की घात, सांद्रता परिवर्तन पद की घात अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। जैसे हम लें A+B और आपका अभिकारक बने A+C, इसका मतलब है यहाँ पर A में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और B में परिवर्तन हो गया तो अभिक्रिया हो गई प्रथम कोटि की। कितनी? प्रथम कोटि की हो गई अभिक्रिया। और यहाँ पर हम ले लें A2+B2
और अब अभिकारक आपका बने A प्लस बी, यानी कि दो अभिकारक अणु लिए यहाँ पर और दो बी के लिए और दोनों प्राप्त हो गए, तो ये शून्य कोटि की अपक्रिया हो गई। शून्य कोटि, कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, यानी कि अभिकारक अणुओं में चेंज होना चाहिए। बी सी में बदल गया, ए में कुछ नहीं बदला। यहाँ पर ए 2 हैं, बी 2 हैं, इनकी कंसंट्रेसी 2A 2B यानी कि 2A है 2B प्राप्त हुई है, शून्य कोटि की अपक्रिया हो गई। अब आगे बता रहा है क्या करना है आपको, दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब अंतर स्पष्ट करना है तो ये तो हो गई कोटि, अब अंतर स्पष्ट करते हैं। अंतर स्पष्ट करेंगे, इसको लिख लें, नोट कर लें और स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, और इसको नोट कर लें ताकि आपको ऐसी छोटी छोटी डेफिनेशनों से बताना होगा। हम थोड़ी देर के लिए यहाँ से रुक जाते हैं और रब करते हैं। लीजिए, लिख गया, ये आपके सामने मिट गया। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहें। लिखें कि आणविकता और कोटि में अंतर, बस 2 अंतर लिख दे काफ़ी है, क्योंकि 2 मार्क्स का ऊपर वाला प्रश्न है, नीचे 2 मार्क्स का है, तो ज़्यादा नहीं लिखेंगे। एक तरफ आप आणविकता लिखिए, एक तरफ कोटि लिखिए। यहाँ क्या लिख देंगे, आणविकता, और एक तरफ लिखेंगे कोटि। तो पहला प्रश्न, अभिक्रिया की आणविकता, अभिक्रिया की आणविकता कभी शून्य नहीं होती है, शून्य नहीं होती है, नहीं होती है। अभिक्रिया की कोटि शून्य होती है। अब यहां अभिक्रिया में आ ही गायब हो गया। दूसरा पॉइंट लिखते हैं, नंबर 1, नंबर 2, आणविकता सदैव एक पूर्णांक संख्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है। इधर लिखेंगे अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि 0, 1, 2 तथा भिन्नात्मक A/2 हो सकती है। क्या है, तथा A/B यानी भिन्नात्मक, भिन्न के जैसी, भिन्नात्मक हो सकती है। नंबर 3 लिखिए, आणविकता अभिकारक अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। कोटि अभिकारक अणु की सांद्रता परिवर्तन, सांद्रता परिवर्तन पर निर्भर करती है।
ये लिख गए आपके अंतर देख लीजिए। आणविकता, अभिक्रिया की आणविकता कभी शून्य नहीं होती है, अभिक्रिया की कोटि शून्य होती है। आणविकता सदैव एक पूर्णांक संख्या होती है, जैसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 ये हो सकती है। और अभिक्रिया की कोटि 1 2, एक पूर्णांक व भिन्नात्मक हो सकती है, भिन्नों में हो सकती है। आणविकता की कोटि अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है और आणविकता अभिकारक के अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है, जबकि कोटि सांद्रता अभिकारक अणु की सांद्रता पर निर्भर करती है। अब ये हो गया आपका 2 नंबर का। अब सिद्ध करना है दूसरा क्वेश्चन, दूसरा खंड। सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 3/4 भाग पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयुकाल का 2 गुना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 2 के 5 के का सेकेंड, इसको रब करते हैं। जब तक वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सेकेंड का। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि अभिक्रिया की कोटि का 3/4 भाग पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयुकाल का 2 गुना। माना कोई अभिक्रिया निम्न है, ऐसे ही लगाएंगे जैसे हम लगा रहे हैं। ए अभिकारक है और इससे प्रोडक्ट बन रहा है, और प्रारंभ में ए की सांद्रता पूरी 100% होती है, और समय कुछ नहीं लगाते हैं, t बराबर 0, और सांद्रता को हम लगा दे सांद्रता परिवर्तन ये होता है यक्स बराबर उस समय 0 होता है। अब कह रहा है कि t समय बाद क्या लिखेंगे, t 3/4 समय बाद अभिकारक इसको थोड़ा ऊपर लिख ले, एक की सांद्रता x, ए का 3/4 x सांद्रता परिवर्तन यहां लिख दीजिए, परिवर्तन x का ए का 3/4 x यानी कि ए का ही तो 3/4 होगा। कोई अभिक्रिया इतनी है, ये पूरी रोड गलाना है, इसका 3/4 कितना होगा, इसका नाम ए है तो ए का ही तो 3/4 होगा। कोई एक अभिक्रिया, ये रोड है, इसकी वैल्यू हमने मान ली ए है, 100% परसेंटेज में दी नहीं गई है, प्रतिशत में है नहीं मामला, तो इसको हमने ए मान लिया। और ए का 3/4 करेंगे, 3/4 यानी ए का 3 में गुणा हो जाएगा, यानी कि 3a/4 हो जाएगा। तो ये सांद्रता परिवर्तन कितनी हो गई, a-3a/4। तो लिखेंगे a माइनस यक्स बराबर कितना हो जाएगा 3। a की वैल्यू तो a रहेगी, यक्स की वैल्यू है 3a/4। हल कर लीजिए तो ये हो जाएगा, इसको हल करेंगे, इसको हल करिए तो 4a/3a माइनस 4/4। तो इसको हल करेंगे तो 4 में से 3a चला जाएगा, a/4। a माइनस यक्स की वैल्यू है a/4। तो लिखेंगे वेग स्थिरांक, प्रथम कोटि की अभिक्रिया तो वेग स्थिरांक के नियम से, वेग स्थिरांक के नियम से, वेग स्थिरांक के नियम से नहीं, वेग नियम से, वेग नियम से। तो वेग नियम है प्रथम कोटि का k बराबर 2.303/t log बेस 10a/a माइनस यक्स। ए की वैल्यू तो a खुद है और a माइनस यक्स की वैल्यू a/4 है। तो लिखेंगे k बराबर 2.303/t, समय कितना लगा रहे हैं 3/4 का समय लगा रहे हैं, और लगाएंगे log बेस 10, a की वैल्यू a है
और a माइनस एक्स की वैल्यू है a/4, ये ऊपर चला जाएगा। तो आगे हल करते हैं, बस यहीं पर इक्वेशन बना लेते हैं। तो k बराबर आ जाएगा 2.303 अपॉन t 3/4 लॉग ए से कट गया, ऊपर बचेगा log 4 और log 4 की वैल्यू होती है log 4, यहाँ लिखे देते हैं log बेस 10 यानी 4 बराबर होता है 0.6020। ये log 2 की आपके पेपर में दे रखी होगी, लेकिन इसको अगर घाते बना लेते हैं तो हो जाएगा। तो लिखेंगे 2.303 अपॉन t 3/4 और log 4 की वैल्यू होती है 6020, 0.6020। अब इसका इसमें मल्टीपल कर दें, और मल्टीपल करने के लिए जगह यहीं ले लेते हैं, करते हैं। तो यहाँ से यहाँ पॉइंट अभी नहीं बना रहने दें, तो लिखते हैं 2.303 अपॉन 0.6020। तो मल्टीपल करिए, जीरो का पहले ऐसा करिए, बड़ी संख्या में छोटा का कर लेंगे तो कम अंक को लिखना पड़ेगा। तो 0.6020 में गुणा किसका करना है, 2.303 का। चलिए करिए, 3 का 0 में 0, 3 दूनी 6, 3 का 0 में 0, 3 6 18, 0 में आगे होगा तो क्या हो जाएगा, 18 ही बना रहेगा। 0 का करेंगे तो 0 0 0 और 0। फिर उसके बाद में किसका करेंगे, 3 का, तो 0 6 8 नहीं 0 और 8 1। फिर हम 2 का करेंगे तो 3 गुणा लगाएंगे, तो 2 का करने पे हम 3 गुणा लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाता है, ये दिखने का इम्पॉसिबल है कि आपको दिख भी रहा होगा कि नहीं, ये भी गारंटी नहीं है। यहाँ पर मल्टीपल, तो इसको हम यहाँ पर मल्टीपल कर देते हैं। कितना लिखना है, 2। ये बड़ी परेशानी है छोटे से बोर्ड में। तो 2.303 0 6 0, तो 6 तियाँ 18 और हो जाएगा बस 0 0 0 0 और 0। इसके बाद में आप मल्टीपल करेंगे किसका, 3 का, तो 0 6 0 8 1। फिर 2 का मल्टीपल लगाएंगे, तो लगाना है आपको 2 का 0 में 0, 2 दूनी 4 और 2 का 0 में 0, 2 छंग 12। हल कर लीजिए, आएगा आपका वैल्यू आएगी, यहाँ पर लिखते हैं इसका आंसर 0 6 6 8 8 1 9 और 4 13। यहाँ पर हो जाएंगे 2 और 12 122। आंसर आएगा आपका 122 38 660 अपॉन t 3/4। अब देखते हैं कितने अंक बाद पॉइंट लगाना, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कितने बार लगाना है आपको पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 7 अंक बाद। तो 1 पॉइंट कितनी हो जाएगी, 1.22386 और ये इक्वेशन नंबर आपकी हो जाएगी फर्स्ट। अब इसको हम हल करेंगे, इस इक्वेशन को याद करेंगे। अब वो कह रहा किसका 2 गुना है, कह रहा अर्ध आयुकाल का, तो लिखेंगे ऊपर से, इसको बस याद रखिए। यहां पर इसको रफ कर देते हैं, इसको हम रफ करेंगे और आगे की प्रक्रिया को स्टार्ट करेंगे। दूसरी कंडीशन इक्वेशन दूसरी बनाएंगे। ये के बराबर हमें पहली इक्वेशन मिल गई है, ये इक्वेशन पहली मिल गई, तो लिखेंगे अर्ध आयुकाल, अर्ध आयुकाल। तो टी हाफ बराबर होता है आपका 0.693 अपॉन के, इक्वेशन नंबर सेकेंड। और इस इक्वेशन को बदलने टी आपको इधर ले आए तो क्या लिख देंगे, T3/4 इक्वल
कितना है 1.223866 अपॉन के इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकेंड हो जाती है। लेकिन इस इक्वेशन से लिखने से पहले लिखेंगे हम, यहाँ पर पहले लिख दें वैल्यू 1.223866 अपॉन के, और इससे लिखेंगे T3/4, क्योंकि ये के को हम इधर ले गए और 3/2 को यहाँ ले आए। तो यहाँ पर एक लाइन लिखनी होगी, उसके बाद इसको लिखेंगे समीकरण 1/2 से। तो समीकरण पहला लिखिए T½ 3/2 इक्वल 1.223866 अपॉन के इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरी इक्वेशन लिखना है। दूसरी इक्वेशन अर्धआयुकाल की है, तो यहाँ पर लिखेंगे T½ इक्वल 0.693 अपॉन के इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो जो समान है वो काट दीजिए। देखिए इसका भाग पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट से पॉइंट उड़ जाएगा, लेकिन उतनी ही जीरो कितनी बढ़ जाएंगी 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर कितने थे 2, तो 3 1 4 जीरो बढ़ा लो। देखिए यहाँ पर है 12 और यहाँ पर है 6, तो यहाँ पर डिवाइड चला जाएगा। अब हम इसको लिख लेते हैं T½ 3/4 अपॉन T½ इक्वल 12 23 86 60 अपॉन 69 93 000। ठीक है, 40, तो 1 0 से 1 0 काट देंगे। इसका भाग लगभग 2 बार चला जाएगा। 693 यानी कि इकाई दाई 6,93,000 है, और यहाँ पर है क्या मतलब 1,22,00,000 है। तो ये 2 बार लगभग चला जाएगा। 12 लाख है यहाँ 12 लाख है और यहाँ 6 लाख है। 6 लाख का 12 लाख में डिवाइड देंगे तो 2 बार चला जाएगा। ये बचा आपका 3/4 अपॉन T½ और लिखा है 2/1। इसका इसमें मल्टीपल, इसका इसमें, तो आ गया आपका आंसर 3/2 T½ T3/2 और 2 × 1/2। ये देखिए अर्धआयुकाल यानी कि 1/2 है, इसका दोगुना है। T½ का दोगुना होता है। इस प्रकार से आपको सिद्ध करना है कि किस प्रकार हमारी प्रथम कोटि की अपक्रिया जो 3/4 है वो अर्धआयुकाल की दोगुना होती है। अब प्रश्न नंबर आ जाएगा 5 का खा। ये प्रश्न नंबर आपका का था, जिसके 2 हिस्से थे, पहला और दूसरा। ये आपका 4 अंक का प्रश्न है, इसीलिए 2 हिस्सों में इतना लगाना पड़ा। कभी कभी प्रश्न में ज़्यादा महंगाई पड़ जाएगी क्योंकि ज़्यादा हल करने की बातें आ जाती। अब स्टार्ट करेंगे प्रश्न नंबर 5 का खा। तो अब स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 5, और प्रत्येक प्रश्न है 4 अंक का, जिसमें खंड दिए गए का, खा, गा नीचे लिखा है और घा ऊपर है आपका। पहले गा को हल करेंगे, उसके बाद में घा को हल करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हेमेटाइट और सिडेराइट का सूत्र लिखिए, और आयरन के निष्कर्षण में प्रगलन में प्रयुक्त भट्टी का नामांकित चित्र बनाइए, उसमें होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं को सूत्र दीजिए। तो यहाँ पर ये चैप्टर आपका आ जाता है धातुओं के निष्कर्षण एवं सिद्धांत का क्वेश्चन है, जो आपके कोविड-19 यानी सन 2020 में जो आपके सिलेबस में रिड्यूस किया गया, पूरा चैप्टर ही रिड्यूस कर दिया गया, ये बिल्कुल हटा दिया गया है। तो इसको पढ़ना नहीं है, बेवजह का बोझ नहीं लादना है, क्योंकि हेमेटाइट और सिडेराइट दोनों आयरन के ही अयस्क होते हैं, और इनको निष्कर्षित करने के लिए हमें जरूरत होती है बात्या भट्टी की और परावर्तनी भट्टी की। तो परावर्तनी भट्टी में सिर्फ हम फेरिक ऑक्साइड बना लेंगे और आपको प्राप्त हो जाएगा आयरन धातु। अब उसके बाद में आ जाता है आपका गा क्वेश्चन, जो नीचे लिखा गया उपसहसंयोजन यौगिकों के बर्नर सिद्धांत की अवधारणा को लिखिए, निम्न यौगिकों के आईपीएसी नाम भी लिखिए। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन गा को हल करेंगे और बताएंगे कि बर्नर सिद्धांत क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का गा, प्रश्न 5 का गा, जो नीचे लिखा है और घा ऊपर है,
ठीक है, तो पहले प्रश्न 5 का गा करेंगे। उपसह संयोजन यौगिकों में बर्नर का सिद्धांत। तो पहले उत्तर लिखकर और लिखना स्टार्ट कर दें। बर्नर का सिद्धांत। तो लिखेंगे उपसह संयोजक यौगिकों उपसह संयोजन यौगिकों के बारे में सन 1893 में अल्फ्रेड बर्नर ने विस्तृत अध्ययन करके कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले, जिसके लिए बर्नर को सन 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्या लिखा है? उपसह संयोजन यौगिकों के बारे में सन 1893 में अल्फ्रेड बर्नर ने विस्तृत अध्ययन करके कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले, जिसके लिए बर्नर को सन 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बर्नर के सिद्धांत के अनुसार उपसह संयोजक यौगिकों में दो प्रकार की संयोजकता होती है। नंबर 1 प्राथमिक संयोजकता, नंबर 2 द्वितीयक संयोजकता। यहां पर क्या लिखा है? उपसह संयोजन यौगिकों के बारे में सन 1893 में अल्फ्रेड बर्नर ने विस्तृत अध्ययन करके कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले, जिसके लिए बर्नर को सन 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बर्नर के सिद्धांत के अनुसार उपसह संयोजन यौगिकों में दो प्रकार की संयोजकताएं होती है। नंबर 1 प्राथमिक संयोजकता, नंबर 2 द्वितीयक संयोजकता। तो यहां पर प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता को बताना है, तो इसको रब कर देते हैं, देख ले। और पहली हेडिंग बनाएंगे प्राथमिक संयोजकता। देख लिया होगा, नोट कर लिया होगा। चलो इसे रब करते हैं और बताते हैं प्राथमिक संयोजकता।
तो पहली फर्स्ट हेडिंग डालेंगे प्राथमिक संयोजकता। तो प्राथमिक संयोजकता में सबसे पहली लाइन लिखेंगे नंबर 1, किसी भी संकुल यौगिक, जिसे उपसहसंयोजक यौगिक कहते हैं, यौगिक में उपस्थित आयनिक परिसर, यौगिकों आयनिक परिसर में उपस्थित यौगिकों या क्या लिखेंगे, समूहों की संख्या प्राथमिक संयोजकता कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। जैसे अगर हम लिखें FeCN का होल 6, या यहाँ पर एक यौगिक लिखा है ये सल्फेट, जो यहाँ पर सल्फेट जितने आयन छोड़ के जाता है, यहीं पर लिखा हुआ एग्जाम्पल है आपके सामने CuNH3 का होल 4 और उसके बाद में सल्फेट है। तो सल्फेट जितने आयन इसको देकर जाएगा, टूटने के बाद में ये बनेगा CuNH3 का होल 4 और इसके ऊपर आ जाएंगे प्लस के 2 और बन जाएगा सल्फेट का -2। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं हमारे, ये कहलाते हैं आयनिक परिसर, और जो इसके ऊपर शो हुई है ये इसकी प्राथमिक संयोजकता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट लिखते हैं इसी का नंबर 2, किसी भी संकुल यौगिक की प्राथमिक संयोजकता वाले परमाणु अथवा आयन को बिंदुदार रेखा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। नंबर 3, प्राथमिक संयोजकता ऋण आयनों द्वारा संतुष्ट होती है। जब भी सल्फेट टूटेगा तो ऋण आयन बाहर की ओर हो जाएंगे, संतुष्ट होती है। ये बताया है बर्नर ने कि प्राथमिक जो संयोजकता है वो ऋण आयनों द्वारा संतुष्ट होती है। नंबर 4, प्राथमिक संयोजकता में विघटित वियोजित आयन सीधे केंद्रीय धातु आयन से जुड़े होते हैं। ठीक है, ये इसका हो गया प्राथमिक संयोजकता के बारे में। और दूसरी बात लिखते हैं,
हम इसके बाद द्वितीयक संयोजकता, इसको यहाँ पर रब कर देते हैं और द्वितीयक संयोजकता के बारे में लिखते हैं। इसको नोट कर लें अच्छे से। अब यहाँ पर द्वितीयक संयोजकता के बारे में लिखेंगे और बर्नर का सिद्धांत बताएंगे द्वितीयक संयोजकता का क्या था। तो प्राथमिक को रब कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बताते हैं द्वितीयक संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता। तो नंबर पहला पॉइंट, संकुल यौगिक की द्वितीयक संयोजकता। द्वितीयक संयोजकता लिगैंड परमाणु द्वारा संतुष्ट होती है, संतुष्ट होती है। नंबर 2, संकुल यौगिक की द्वितीयक संयोजकता समन्वय संख्या कहलाती है, समन्वय संख्या कहलाती है, कहलाती है, ठीक है। ये इन्होंने द्वितीयक संयोजकता के बारे में बताया। अब यहाँ पर देखें इसकी समन्वय संख्या कितनी है, 6, यही इसकी द्वितीयक संयोजकता है। और यहाँ पर इसकी क्या होती है, 4, तो इसकी ये द्वितीयक संयोजकता हो गई। जो यहाँ पर संयोजकता होती है वो इसकी प्राथमिक संयोजकता होती है जो पावर में आती है, और जो इसके समन्वय संख्या होती है वही इसकी द्वितीयक संयोजकता कहलाती है। जितने लिगेंड जुड़े हैं ये 6 जुड़े हैं तो 6 इसकी संयोजकता हो गई, 4 जुड़े हैं तो 4 संयोजकता। सल्फेट आयन टूटने पर जो भी यहाँ पर पावर आएगी वो इसकी प्राथमिक संयोजकता। अगर पोटेशियम आयन टूटते हैं तो इसकी जितनी पावर आएगी वो इसकी प्राथमिक संयोजकता होगी, ठीक है। नंबर तीसरा, द्वितीयक संयोजकता द्वितीयक संयोजकता एक सतत यानी कि सत्य रेखा, सतत, ये सतत रेखा से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ये इसका तीसरा पॉइंट है। नंबर 4, द्वितीयक संयोजकता किसी भी संकुल यौगिक की समावयवता को प्रदर्शित करती है। समावयवता तथा संरचना, समावयवता तथा संरचना को प्रदर्शित करती है, प्रदर्शित करती है। नंबर 5, द्वितीयक संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता समन्वय संख्या जिसे कहते हैं 4 या 6 हो सकती है। जो एक निश्चित ज्यामिति बनाते हैं, निश्चित ज्यामिति प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं। ये हो गई इसकी द्वितीयक संयोजकता। ये हो गया बर्नर का सिद्धांत और उसकी अवधारणा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। हम बताएंगे
कि द्वितीयक संयोजकता को आखिर कैसे प्रदर्शित करते हैं। इसको यहाँ पर रब कर देते हैं और स्टार्ट करते हैं। एक यौगिक दिया था बर्नर ने, जो बर्नर ने ही खुद दिया था, उसके ऊपर ही बनाते हैं कि इसकी प्राथमिक संयोजकता क्या होती है और द्वितीयक संयोजकता। चलिए इसको रब कर दिया। तो एक दिया था इन्होंने COCl3 इंटू NH3 का होल 6। इसकी संयोजकता जब बनाई थी बर्नर ने तो देखा था कि कोबाल्ट को बीच में ले लिया था और जितने भी अमीन अणु थे वो डायरेक्ट लिखे थे ऐसे NH3 और NH3 6 लिगेंड लगे हुए थे और वो भी प्राथमिक संयोजकता के थे। और ये 3 क्लोराइड परमाणु Cl बाहर और ये डॉटेड लगे हुए थे। तो जो बिंदुदार है वो है प्राथमिक संयोजकता। क्या है? यह प्राथमिक संयोजकता। और जो सतत रेखा है वो द्वितीयक संयोजकता। जब इसका कोष्ठक का रूप बनाया गया तो लिखा था CuNH3 का होल 6 और बाहर की ओर Cl3 लिख दिया गया। यानी कि जो क्लोराइड आयन जब वियोजित होंगे तो आपका बनेगा CONH3 का होल 6 और इस पर आ जाएंगे प्लस के 3 और 3 क्लोराइड बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो प्रदर्शित हो रही है ये तत्व की इस संकुल यौगिक की प्राथमिक संयोजकता और जो यहाँ लिगेंड 6 लगे हुए हैं ये इसकी द्वितीयक संयोजकता है। इसी आधार पर क्लोराइड परमाणु जो जुड़े हैं केंद्रीय धातु आयन से वो कैसे बिंदुदार रेखा से जुड़े हैं, ये इसकी होती है इस यौगिक की प्राथमिक संयोजकता। और जो सतत रेखा से अमोनिया के अणु जुड़े हैं ये इसकी द्वितीयक संयोजकता होती है। अब हम लिखते हैं नाम संकुल यौगिकों का। इसको रब कर देते हैं और नाम लिखते हैं। नाम लिखने पर क्या करेंगे हम? पहला नाम लिखेंगे, दिया गया K3CONH2 का होल 6 तो नाम, और दूसरा है NO2 का होल NH3 का होल 4 और लिखेंगे SO4। नाम लिखिए, शुरुआत यहाँ से करेंगे। इसका नाम लिखेंगे पोटेशियम। अब इसकी गिनती नहीं बताते हैं क्योंकि बाहर वाले यौगिक चाहे 1 लगे हो चाहे 1 लाख लगे हो, पोटेशियम के आगे 1 लाख लग दिया जाता फिर भी इसकी गिनती नहीं बताते कि अगर इसको ट्राई पोटेशियम लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। गिनती अंदर वालों की बताते क्योंकि ये प्राथमिक संयोजकता है और ये द्वितीयक संयोजकता संकुल यौगिकों की क्या कहलाती है? समन्वय संख्या। तो पोटेशियम, अब आ जाएंगे अंदर हेक्सा क्या है? NO2 नाइट्रो या नाइट्रोसोनियम लिख देंगे। हेक्सा नाइट्रो याद रखिए। धातु कौन सी है? कोबाल्टेट लिखेंगे क्योंकि इस पर होते हैं माइनस के 6। देखिए ये माइनस का जब लिखते हैं HNO2 तो ये जब भी टूटता है तो एक बनाता है हाइड्रोजन आयन और एक बनाता है NO2 नाइट्राइड आयन। तो इस पर माइनस का 1 है और यहाँ पर ये प्लस का 1 है। पोटेशियम का प्लस का 1 होती है ऑक्सीकरण संख्या, इसमें 3 लगे हुए हैं, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। निकालना किसकी है? कोबाल्ट की यक्स। और नाइट्रो की होती है 1 और इसमें 6 लिगेंड लगे हुए हैं। इस पूरे संकुल यौगिक पर कोई घात नहीं है तो 0, तो बीच में प्लस लगाइए। ये प्लस के 3 है, ये माइनस के 6 है। प्लस के 3 माइनस के 6 में से घट जाएंगे तो यक्स माइनस 3 इक्वल 0 बचेगा। तो यक्स बराबर आएगा +3 और यहाँ पर खड़े कर देंगे 3 लाइनें। ये हो गई कोबाल्टेट थर्ड, पोटेशियम हेक्सासाइनो कोबाल्टेट थर्ड, ये इसका नाम है। इसका नाम लिखेंगे तो यहाँ पर कोई यौगिक है नहीं तो इसका नाम नहीं लिखेंगे, तो डायरेक्ट कूद जाएंगे हम किस में? परिसर में। तो परिसर के अंदर चलते हैं, मंडल में लिखते हैं, लिखा है टेट्रा। क्या लिखा हुआ है? टेट्रा अमीन, 4 अमीन लगे हुए हैं टेट्रा अमीन और इसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है 0 और 4 का गुणा करेंगे तो 0। इसकी होती है यक्स और सल्फेट पर -2 होता है, जैसे कि हम यहाँ से संतुष्ट करेंगे। H2SO4 2 हाइड्रोजन आयन निकलेंगे
तो सल्फेट पर आ जाता है -2, यानी कि सल्फेट पर -2 है, ठीक है, इक्वल में 0। अब ये तो हो गया 0, बचा कितना -2, इस तरफ जाएगा तो x बराबर +2 हो जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे हेक्सामीन कॉपर, क्या लिखेंगे, कॉपर, और धातु की ही ये ऑक्सीकरण संख्या होती है, इसको सेकेंड लिख देंगे। और बाहर क्या लिखा है, सल्फेट, ये लीजिए इसका नाम है टेट्रामीन कॉपर सेकेंड सल्फेट। बाहर देखिए ये जो ऑक्सीकरण संख्या है हमेशा धातु के नाम के बाद लिखने होगी, अगर धातु के नाम के आज इधर उधर कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से उप सहसंयोजन यौगिकों का यूपीएससी नाम लिखते हैं। और बर्नर का सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 101% आएगा। हमने बताया था कि आपको ISPCS की तैयारी नहीं कर रहे हैं, सीधी सी बात है, जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो ही रिपीट हो गए। और खास कर ये कोविड-19 का ईयर है जिसमें महामारी फैली हुई है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है कि उप सहसंयोजन यौगिकों में बर्नर का सिद्धांत बताइए और उसके 2 या 3 या 4 के IUPAC नाम पूछ लेगा। अब आ जाता है लास्ट क्वेश्चन, क्या कहलाता है, सेंडमायर विधि द्वारा। इसको रफ करते हैं घा क्वेश्चन, और इसको इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। इतना हल करने के बाद वीडियो अगर पसंद आ रहा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और क्वेश्चन नंबर घा क्या कह रहा है, सेंडमायर विधि द्वारा क्लोरोबेंजीन। देखिए ये पहले गा तो हमने इसको पहले लिख दिया था थोड़ा सा गलती में, लेकिन ये क्या हो गया, ऊपर आ गया क्वेश्चन। तो घा ये है, सेंडमायर विधि द्वारा क्लोरोबेंजीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए। और एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन की नाइट्रिक अम्ल से और किससे, ये जो यहाँ पर शब्द लिखा है ये गलत प्रिंट है आपके आंसर में, अभी मैं प्रूफ कर देता हूँ। तो चलिए सबसे पहले सेंडमायर अपक्रिया, तो लिखेंगे क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि, क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि सबसे पहले कौन सी है, सेंडमायर विधि। तो सेंडमायर विधि में आपको क्या करना है कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ये होता है आपका बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, इसका नाम भी लिख देते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ कॉपर क्लोराइड की उपस्थिति और HCl की उपस्थिति में 350 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर गर्म करने पर हाइड्रोजन क्लोराइड पुनः बनता है ये, परंतु ये नाइट्रोजन धोखा देकर चली जाती है और बनती है क्लोरोबेंजीन। यहाँ पर ये वाला Cl यहाँ भाग जाता है और नाइट्रोजन उड़ जाती है और जो डाला था यह Cl वो निकल जाता है। ये सेंडमायर विधि है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को कॉपर क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड की उपस्थिति में 350 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर गर्म कर दीजिए, क्लोरोबेंजीन आपको प्राप्त हो जाएगी, क्लोरोबेंजीन। अब बताता है एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन की नाइट्रिक अम्ल के साथ और क्लोरोफॉर्म के साथ अपक्रिया के होने वाला सूत्र दीजिए। तो चलिए इसको रफ करते हैं, नहीं यहीं पर दे देते हैं। इसको हम बनाते हैं सबसे पहले किससे, नंबर 1 HNO3 से अभिक्रिया। अब निर्जलीकरण करता है तो भाई निर्जलीकरण करा देते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में ही। ये आपका क्लोरोबेंजीन है और इसकी HNO3 से अपक्रिया होनी है। किसकी उपस्थिति है, AlCl3 की उपस्थिति है। तो आर्थो या पैरा से एक हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ पर H2O मुक्त हो, H2O बाहर निकल जाएगा, जल अपघटित कर देता है एल्यूमिनियम क्लोराइड और बनेगा ये क्लोरोबेंजीन एक बना लो, या तो क्या बनेगा ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन और दूसरा आपका बनेगा पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन।
ये पैरा पर होगा, ये आपका ऑर्थो नाइट्रो क्लोरो बेंजीन, और ये आपका बन गया पैरा नाइट्रो क्लोरो बेंजीन। ठीक है, ये दोनों अपक्रियाएं यहां तक नोट कर लीजिए। ये बनाने की विधि है और ये इसकी रासायनिक अपक्रिया एक दी गई है। चलिए नोट कर लीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन आ जाता है। दूसरा दिया गया क्लोरोफॉर्म। वहां क्लोरोफॉर्म ना होकर क्या होगा हम आपको बताते हैं। क्लोरोफॉर्म से बेंजीन की अपक्रिया कभी नहीं होती है। क्लोरोफॉर्म की बेंजीन से अपक्रिया नहीं होती है। अगर मेथेन एथेन होता तो हो जाती, या फिनोल होता तो रीमर टीमर अपक्रिया हो जाती। तो क्लोरोबेंजीन की किससे अपक्रिया दी गई है? CHCl3। और ये जबकि गलत बात है, ये होगा आपका मेन टॉपिक। यहां पर आपको क्या करना होगा, देखो इस CH3Cl को आपको करना होगा, CHCl3 को आपको बदलना होगा CH3 और Cl में, और सोडियम धातु के साथ वुड्स अपक्रिया करा देंगे। ये वुड्स अपक्रिया लिखी है, ना कि ये क्लोरोफॉर्म होगा, इसको काट दो। तो ये दो सोडियम की धातुएं जब पड़ती हैं तो एक क्लोराइड ये और एक ये, दो क्लोराइड दो सोडियम के साथ क्रिया कर जाता है तो आपका बनता है मेन कंपाउंड। मेन कंपाउंड आपका बनता है टोलुईन। क्या बनता है? टोलुईन। यानी कि ये CH3 इसके टॉप ऑफ द मोस्ट पर पहुंच जाएगा और बनेगा टोलुईन, और 2NaCl पृथक हो जाएगा। यह क्रिया आपकी क्लोरोफॉर्म से नहीं है, जबकि यहां पर होना चाहिए CH3Cl से क्रिया। कहीं नहीं मिलेगी आपको, ढूंढे से भी नहीं मिलेगी, आपको देख लेना है। ठीक है, उसके बाद में आपसे पूछता है फिरियान का सूत्र व उपयोग लिखिए। तो फिरियान क्या होता है ये आप रब कर दें, आप रब कर देते हैं, इसको आपने नोट ही कर लिया होगा। फिरियान का क्या होता है? CF2Cl2, ये फिरियान का सूत्र होता है। या आप लिखेंगे CF3Cl, ये सब क्लोरोफ्लोरो कार्बन के सूत्र हैं। ये किसके हैं? फिरियान। ये फिरियान के सूत्र हैं CF2Cl2, ये फिरियान का सूत्र हो गया। अब इसका उपयोग किस में किया जाता है? एयर कंडीशनर AC में। दूसरा उपयोग किया जाता है इसका घर में रखी हुई फ्रिज में। फ्रिज में उपयोग किया जाता है किसके लिए? प्रशीतन के लिए। क्या? प्रशीतन के लिए, यानी कि ठंडा करने के लिए। अब इसके आगे इसमें दिया गया इसके उपयोग लिखिए। ये भाई ये फ्रियान गैस इतनी हानिकारक है, ये ओजोन की परत का क्षरण करती रहती है, यानी कि ये ओजोन को खराब कर रही है। AC और घर में फ्रिज रखना, AC लगाना, ये सब हानिकारक है आने वाली पीढ़ी के लिए। हम फ्रियान गैस का सांद्रण वायुमंडल में ज़्यादा से ज़्यादा छोड़ जाएंगे तो अल्ट्रावायलेट किरणें ज़्यादा आएंगी सूरज के प्रकाश से, क्योंकि परावर्तन करने वाली जो ओजोन परत है वो उसका ह्रास हो जाएगी, वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। तो मनुष्य के शरीर में कैंसर जैसी भयानक बीमारियां उत्पन्न होने लगेंगी। मोस्टली लोगों में कैंसर की बीमारियां उत्पन्न होगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में लाएंगे और इस अनसॉल्व पेपर को समाप्त कर देंगे। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में, और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।